हेलो, स्माइल ग्रीटिंग्स, सादर नमस्ते। हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम फिजियोलॉजी लेने वाले थे। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी इसके लेक्चर्स आपके कॉलेज में तो शुरू हो गए। एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लिए मुझे तो ये पता नहीं है कि उसके टीचर्स को क्या सिखाना है, इसकी गाइडलाइन मिली है नहीं मिली है, क्योंकि जो डॉक्टर्स और जो आने वाले लोग हैं वो इस पार्ट को कैसे समझाएंगे, उसके कितना सब्जेक्ट को, कौन से सब्जेक्ट को कितना उन्हें क्या सिखाना है, इसकी गाइडलाइन। क्योंकि हमें तो ये जो सीखने वाले हैं ये एक सेमेस्टर के लिए एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, और ये जैसे बाकी के जो मेडिकल फील्ड में डॉक्टर्स जो बनते हैं उनको जो सीखना है वो बहुत डिटेल में सीखना है। हमारे लिए तो डिटेल में नहीं, लेकिन कितना सीखना है ये कोई गाइडलाइन होगी, उसे आपके टीचर्स सिखाते होंगे। तो मैं भी मैंने जैसे बोला कि मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, और एक इंटरेस्ट इसमें और इंटरेस्ट बढ़े और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको भी मिले, मैं अपना ये प्रयास मेरा चालू है। और मुझे ये भी है मालूम है कि आप में से जैसे कॉलेज गोइंग सब लोग ऐसे नहीं है, और ये पूरे महाराष्ट्र से लोगों ने जो एक्यूपंक्चर का ये डिप्लोमा के लिए जो एडमिशन लिया है उसमें से बहुत सारे लोग हैं जो एक एज, उनकी अभी कॉलेज की एज नहीं है और वो पढ़ रहे हैं। लैंग्वेज की भी लिमिटेशन है, इसके बुक्स भी है वो इंग्लिश में ही है, मराठी या हिंदी वाले बुक्स बहुत कम रहते हैं। तो इनको समझना ये बहुत बड़ी बात है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी इसको हमें समझना ही चाहिए। हमें एक्यूपंक्चर में जब हम काम करने जा रहे हैं तो शरीर के बारे में, शरीर की रचना, उसको एनाटॉमी बोलते हैं, और शरीर के अंदर जो फंक्शन होते हैं, शरीर के कार्यकारी संस्था बोलते हैं, फंक्शनल सिस्टम बोलते हैं, जिसको हम फिजियोलॉजी में बोलते हैं। फिजियोलॉजी उसका शरीर क्रिया ज्ञान, उसको हम फिजियोलॉजी बोलते हैं। तो शरीर कैसे काम करता है, उसकी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये सबको हमें पता होना ही चाहिए। ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि अब हम सुई भी लगाने जाएंगे तो समझो यहाँ गले के ऊपर एक स्टमक 9 करके एक पॉइंट है, और वो जहाँ है वहाँ कैरोटिड आर्टरी जा रही है जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रही है। अगर गलती से उस कैरोटिड आर्टरी को हम सुई लगाए तो देखो कितना बड़ा रिस्क हो सकता है। जैसे आप ये हाथ के ऊपर ये रिस्ट जॉइंट के यहाँ भी एक लंग 9 जो पॉइंट आप बाद में सीखने वाले या सीखे होंगे, तो वहाँ भी आपकी रेडियल आर्टरी है। जहाँ आर्टरी है वहाँ नर्व भी है, तो आर्टरी को डैमेज होगा या नर्व को डैमेज होगा बोल नहीं सकते हम लोग। सब लोग हमारे एक्यूपंक्चर ये P6 सब बोलते हैं, P6 को लगाना है तो बहुत अच्छा लगता है, हर ट्रीटमेंट में P6 का यूज़ करते हैं लोग। ये P6 जहाँ से जा रहे हैं वहाँ भी कभी कभी क्या होती है, वहाँ से जो जा रही है ये नर्व है, उसको जब लगता है, नीडल लगती है तो एक झटका मिल जाता है। दूसरे टाइम पेशेंट नहीं चाहता इधर नीडल लगाओ करके, क्योंकि नर्व के ऊपर कभी कभी जाता है, नर्व को भी हम डैमेज करते हैं। इसके लिए ये शरीर रचना यानी एनाटॉमी और शरीर क्रिया के बारे में भी मालूम होना चाहिए। शरीर क्रिया विज्ञान मालूम होना ही चाहिए। जब शरीर क्रिया विज्ञान मालूम है यानी फिजियोलॉजी मालूम है तो हमें ये पता चलेगा अभी जो पेशेंट हमारे सामने है उसकी प्रॉब्लम कितनी यानी रिस्की है, इमरजेंसी उसको है या नहीं है, तो पता चलेगा हमें जब हमें शरीर क्रिया फिजियोलॉजी मालूम है। तो नहीं तो हम ट्रीटमेंट देने जाएंगे और वो प्रॉब्लम ऑलरेडी उसकी प्रॉब्लम बढ़ी हुई है तो हम भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं और उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा। नहीं तो हमें मालूम नहीं, हम उसका टाइम वेस्ट करेंगे। तो कौन सी इमरजेंसी होती है इसके बारे में पता कब होगा, जब फिजियोलॉजी का ज्ञान होगा। हमें रिपोर्ट भी देखने हैं पेशेंट के, तो इसके लिए भी फिजियोलॉजी का ज्ञान होना जरूरी है। अभी इस तरह से हमें
शरीर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ये दोनों भी स्टडी करना है हमें। और हमारे जो प्रोफेसर्स लेक्चरर्स हो गए इसके लिए वो काम तो करते हो गए, अभी आपके कॉलेज में इसके लेक्चर शुरू है तो फिर भी मेरी तरफ से मैं अभी आपको इसका एक इजी वे से एक देखता हूँ कि कैसे मैं आपको ये सब्जेक्ट ये टॉपिक इजी लगे, इसके लिए मेरा ये प्रयास है। तो अभी देखते हैं हम लोग, अगर एनाटॉमी फिजियोलॉजी शरीर के बारे में जब कुछ हमें सब कुछ मालूम करना है तो उसकी बेसिक यूनिट जो है उसको मालूम करना ज़रूरी है। वो बेसिक यूनिट शरीर का क्या है? तो सेल है। सेल जो बेसिक यूनिट है, अगर सेल के बारे में हम पूरी तरह से सीख लेते हैं तो पूरे शरीर की इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे अब हमें मालूम है, हमारी एक कहावत है, एक फ्रेज हम बोलते हैं, सभी लोग यूज़ करते हैं, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, यानी जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में होता है। ये हमें मालूम है इसके बारे में। तो यही है, अगर शरीर को हमें समझना है तो शरीर के लिए जो उसकी सेल है वो पिंड है और पूरा शरीर उसके लिए ब्रह्मांड है। तो हम सेल के बारे में अगर बराबर स्टडी करते तो पूरे शरीर का स्टडी हो जाएगा। सेल की रचना और सेल का कार्य देखते हो तो शरीर का कार्य, शरीर की सब रचना समझ में आ जाएगी। और शरीर को समझना यानी और उसके कार्य, उसके फंक्शन, शरीर का फंक्शन जो है यानी जीवन अपना समझना, ये एक सेल की स्टडी से मालूम हो जाएगा आपको। हम देखो, जब अभी एक उदाहरण आपके सामने, जब राइस पकता है, हम पकाने के लिए रखते हैं पतीले में, तब पूरे राइस को हम टेस्ट नहीं करते कितना पक गया नहीं पक गया। क्या करते हैं, उसका एक दाना लेके हम टेस्ट करते हैं कि वो कितना अभी उसको पकाने की कितनी ज़रूरत है, पक गया नहीं पक गया, ये सब मालूम पड़ता है, एक सिर्फ दाने से मालूम पड़ता है। वैसे शरीर के बारे में कुछ भी जानना है तो एक सेल के बारे में हम पूरी इंफॉर्मेशन लेते हैं तो शरीर की इंफॉर्मेशन एक मालूम पड़ती है। और ये सेल का जो स्टडी है, वैसे तो इसको हम साइटोलॉजी बोलते हैं। साइटोलॉजी, लॉजी यानी स्टडी, किसी बात का लॉजिकल जो स्टडी होता है उसको लॉजी बोलते हैं। तो साइटोलॉजी, साइटो यानी सेल। तो हम ये साइटोलॉजी को, ये सेल को, सेल की फिजियोलॉजी को, आपका पहला टॉपिक आपके इसमें है सिलेबस में, उसको हम देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं सेल के बारे में। तो हम देख रहे हैं कि सेल ये बॉडी का, लाइफ का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। अगर सेल की डेफिनेशन करते हैं तो सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, ऐसे हम डेफिनेशन करने को जाएंगे। तो पूरी लाइफ, अपनी लाइफ में अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन सेल के अंदर जो चल रहे हैं वो अपने बॉडी के अंदर सभी जगह सेल ही काम कर रही है। सभी जगह, हमारे हर ऑर्गन में, शरीर के हर पार्ट में, सभी जगह सेल्स काम करें। मसल के सेल्स हैं, अपने बालों के लिए भी सेल्स हैं, सभी जगह सेल्स काम कर रहे हैं। हम बोलेंगे कि सेल प्रेजेंट्स एवरीवेयर, अलग अलग फॉर्म में अपने को दिखेंगे। सेल प्रेजेंट्स एवरीवेयर, अत्र तत्र सर्वत्र बोलेंगे हम। सेल्स वो ही है, तू ही है, सभी जगह वो ही है। तो वो अपना काम कर रहे हैं, सेल अपना काम कर रही है। तो ये जो सेल है, ये सेल एक ग्रुप बनाती है। जब ग्रुप बनाती है एक सर्टन फंक्शन के लिए, सर्टन लोकेशन के लिए शरीर में, वो अपना ग्रुप बनाती है, उसको बोलते हैं टिश्यू। तो टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम फंक्शन या सेम कैरेक्टर्स, इसको बोलेंगे टिश्यू बोलेंगे। तो सेल का ग्रुप बनता है वो टिश्यू ग्रुप क्यों बन रहा है, टिश्यू क्यों बन रहा है? तो कोई सर्टन काम करना है, कोई फंक्शन करना है, तो इसके लिए बन गया, तो टिश्यू बन गया। बाद में ये टिश्यू क्या करते हैं? सेम फंक्शन वाले, सेम कैरेक्टर्स वाले, किसी लोकेशन के लिए काम आने वाले, ये टिश्यू का भी एक ग्रुप बन जाता है।
तो उस ग्रुप को हम बोलते हैं, टिश्यू के ग्रुप को हम बोलेंगे ऑर्गन बोलेंगे। इससे ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। तो देखो पहले सेल थी, सेल का ग्रुप बन गया, टिश्यू बन गया। टिश्यू के बाद ग्रुप ऑफ टिश्यू एक ऑर्गन को बनाते हैं। किसी फंक्शन के लिए, किसी काम के लिए एक ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। कैसे हो गया? सेल से हो गया, हाँ, टिश्यू से हो गया। तो टिश्यू एक सर्टेन फंक्शन के लिए एक आ गए और उसने ऑर्गन बना दिया। तो सेल जो है, टिश्यू में आपने देखा कि ग्रुप ऑफ सेल्स इज अ टिश्यू। तो हमारे यहाँ बोन भी टिश्यू है, बोन के टिश्यू है, ब्लड के टिश्यू है, नर्व्स चेता संस्था बोलते हैं ना, चेता तंतु, ब्रेन के टिश्यू है, ये सब टिश्यू है, मसल के टिश्यू है। तो ये टिश्यू बन गए। टिश्यू क्या कर रहे हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम फंक्शन। हार्ट के टिश्यू, ब्लड के टिश्यू, हार्ट ऑर्गन है, ऑर्गन की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन ब्लड एक टिश्यू है, कोई ऑर्गन नहीं है। ब्लड एक टिश्यू है, बोन भी टिश्यू है, कोई ऑर्गन नहीं है। तो टिश्यू है ये। तो ये टिश्यू बन गए। टिश्यू के ये मैंने एग्जांपल दिए, ब्लड है, बोन है, मसल्स है। तो ये टिश्यू बन गए। अब ये मसल्स या ये टिश्यू भी जब एक आते हैं किसी फंक्शन करने के लिए, वो ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, किसी ऑर्गन बन जाता है उसे। तो हार्ट के लिए जो टिश्यू आ गए, वहाँ एक लोकेशन पे आ गए बॉडी के अंदर। जब हम एक हम लोग जो गर्भ की पेशी में थे या एम्ब्रियोनिक लाइफ में थे, तो पहली जो पेशी होती है उसको अब जाइगोट बोलते हैं। उस जाइगोट में हमारी जो फॉर्मेशन शुरू हो गई, तो जाइगोट के अंदर भी जाइगोट एक सेल थी। कैसे बनी थी वो? तो माँ बाप, स्पर्म और ओम, स्पर्म भी एक सेल थी, ओम भी एक सेल थी। ये दोनों सेल से मिलके एक नई सेल बन गई थी, वो थी जाइगोट। और जाइगोट के अंदर फिर सेल का मल्टीप्लिकेशन शुरू हो गया, फिर डिवीजन उनका शुरू हो गया। तो डिवीजन हो गया तो ग्रुप एक एक आने लगे, ग्रुप होने लगे। तो पहला ग्रुप बन गया, टिश्यू बन गए। और टिश्यू वो किस सर्टन फंक्शन के लिए बन गए टिश्यू। तो ठीक जो लोकेशन चाहिए, जहाँ कोई ऑर्गन फॉर्मेशन होने वाला है, वहाँ तक वो पहुँच गए। ऑर्गन की फॉर्मेशन के लिए सर्टेन टिश्यू वहाँ पहुँच गए। और ऑर्गन का फॉर्मेशन बॉडी के अंदर, यानी एम्ब्रियोनिक लाइफ में हो रहा था अपना, माँ के गर्भ में, गर्भ के अंदर ये हो रहा था सेल का ये फॉर्मेशन। तो सेल से पहले क्या बन गए? टिश्यू बन गए, टिश्यू से ऑर्गन बन गए। तो जैसे अभी हार्ट, किडनी वगैरह जो ऑर्गन है, ब्रेन, जो भी ऑर्गन बन गए। तो ऑर्गन कैसे बने? तो ग्रुप ऑफ टिश्यू इकट्ठे हो गए, टिश्यू का ग्रुप बन गया सेम फंक्शन करने के लिए, तो उसके ऑर्गन बने। अभी ऑर्गन तो बन गए, हार्ट बन गया, लंग बन गया, लीवर बन गया, ये ऑर्गन बने। वहाँ तक टिश्यू सेम फंक्शन वाले टिश्यू एक हो गए और ऑर्गन बन गए। फिर ये ऑर्गन भी अभी कुछ काम करने लगेंगे। तो काम अकेले अकेले नहीं कर सकते, एक सिस्टम बनाते हैं। तो जैसे हमारी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें क्या है कि अलग अलग ऑर्गन एक साथ होके काम करते हैं सेम फंक्शन के लिए। ऑर्गन इकट्ठे हो गए तो क्या हो गया? एक सिस्टम बन गई। ऑर्गन से सिस्टम बनते हैं। जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आएंगे? तो हार्ट आएगा, उसके और पार्ट क्या है? ब्लड वेसल्स आएगी, यानी आर्टरीज, वेंस आएगी, उसमें कैपिलरीज आएगी। ये बन के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बन गई। उस सिस्टम में ये सब आ गए, ऑर्गन आ गए। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन ऑर्गन आ रहे हैं? तो लंग्स आएंगे, ट्रैकिया ब्रोंकस आएगी, अल्वियोला आएगी। उनके हर एक के टिश्यू है, टिश्यू का फॉर्मेशन से ऑर्गन बना है, टिश्यू के फॉर्मेशन से ऑर्गन बना, और ऑर्गन इकट्ठे होके एक सिस्टम बनती है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से हम शुरू करेंगे? अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी देखेंगे तो उसके अंदर नोज़ आएगा, नोज़ एक ऑर्गन बन गया, नोज़ एक बन गया। तो उसके मसल्स है, उसके बोन्स है, वहाँ भी सेल्स ही काम कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, वहाँ भी टिश्यू बन के आए हैं। उसने ऑर्गन फॉर्म किया। बाद में ट्रैकिया, वहाँ भी ट्रैकिया का फॉर्मेशन के लिए टिश्यू आ गए, टिश्यू एक होके उसका भी ऑर्गन बन गया, एक स्ट्रक्चर बन गई। ऐसे सब कुछ, और ये सब एक साथ काम करने लगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम बन गई।
तो हर सिस्टम, एक्सीटरी सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, वही डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये ऑर्गन वहाँ आ रहे हैं, हाँ, इसोफेगस आ रहा है। तो ये सब ऑर्गन एक होके काम करने लगे सिस्टम। तो सेल हर जगह है। सेल यूनिट अकेली काम कर रही है, ग्रुप बना के टिश्यू बना के काम कर रही है, टिश्यू के बाद उसने ऑर्गन बनाया है और ऑर्गन के बाद उसकी सिस्टम भी बनाई। तो एवरीवेयर सेल प्रेजेंट। तो जैसे अत्र तत्र सर्वत्र बोले, सेल सेल ही सेल है सभी जगह, बॉडी के अंदर सभी जगह सेल है। तो ये तो आप देख रहे हैं कि सभी जगह सेल है, ब्लड में भी सेल है, बोन में सेल है, मसल में सेल है, इतना नहीं हमारे बालों में सेल है, हम नाखून के अंदर भी सेल है। सेल नहीं है ऐसी जगह ही नहीं है, होती भी नहीं, होगी भी नहीं, सभी जगह सेल प्रेजेंट है। तो सेल इस तरह से सभी सजीवों में, प्लांट हो या एनिमल हो, सभी जीवों में सेल प्रेजेंट है। सभी जीव की उत्पत्ति ऐसे ही है। सेल जो नॉन लिविंग है उसमें उसकी बेसिक जो यूनिट है, इकाई बोलते हैं, वो एटम है और हमारे लिए सेल है। तो सेल के अंदर हम अभी एक्यूपंक्चर में भी सीखने जा रहे हैं। तो 5 एलिमेंट जो है वो भी सेल के अंदर है। 5 एलिमेंट से सेल बनी हुई है। अब बाद में जब आगे आगे स्टडी करते जाएंगे तो सेल के अंदर के सब जो उसके अंदर के जो अंगक बोलते हैं, ऑर्गेनल्स बोलते हैं, या वो कैसे बनी है, जो भी उसका फॉर्मेशन है अंदर का भी, सेल के अंदर भी, वो भी 5 एलिमेंट है। सेल जब टिश्यू बनाएगी और टिश्यू काम करेंगे वो भी अंडर 5 एलिमेंट, ऑर्गन भी अंडर 5 एलिमेंट आता है। ये आपको अभी आप आगे आगे 5 एलिमेंट की जब ये करेंगे तो इसको इस तरह से सीखने वाले हैं कि सेल सभी जगह है और ये 5 एलिमेंट से, वो भी 5 एलिमेंट से बनी हुई है। तो अब ये सेल को समझने के लिए मैं आपके सामने एक उदाहरण रखता हूँ, उसको देखते देखते हम पूरी सेल की चर्चा करते जाएंगे। तो सेल समझो एक फैक्ट्री है। हम सेल को अभी एक फैक्ट्री समझते हैं जो काम करती है। तो सेल एक फैक्ट्री है। अभी आपको मालूम है कि फैक्ट्री का गेट तो होगा। तो ये फैक्ट्री का गेट, हम गेट यानी वहाँ सिक्योरिटी हो गए, वो फैक्ट्री के अंदर आने वाले जाने वाले सब पे नज़र रखेंगे, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, किसको अंदर एंट्री देनी है किसको नहीं देनी है, ये सब वह सिक्योरिटी करेंगे। तो वो सिक्योरिटी जो है वो ये सेल के अंदर जब देखते हैं, ये फैक्ट्री की बात होगी, सेल के अंदर वो सिक्योरिटी के बदले क्या है कि इस प्रोसेस, ये प्रोसेस करने वाला जो है, करने वाली, ये जो इसके अंदर जो काम करने वाली कौन है, सेल के अंदर उसकी मेम्ब्रेन है, उसकी दीवार है। वो दीवार ये सिक्योरिटी जैसे काम करेगी, सिक्योरिटी गार्ड जैसे काम करेगी। तो सेल मेम्ब्रेन, सेल की जो दीवार है, वो ये प्रोटेक्शन का भी काम करेगी सेल के, और सेल के अंदर किसको आना है किसको नहीं आना है, किसको लेना है किसको बाहर भेजना है, ये सब यहाँ सिक्योरिटी गार्ड ये काम करने वाले हैं। ये अलग अलग सिक्योरिटी गार्ड यहाँ काम करते हैं। समझो अभी ग्लूकोज को अंदर आना है या कोई किसी को अंदर लेना है, तो सेल देखेगी इसको अंदर लेना है या नहीं लेना है, तो पहचानेगी। अगर नहीं लेना है तो उसको वहाँ ही ब्लॉक किया जाएगा, नहीं अंदर नहीं छोड़ेगी। अंदर से कौन सा मटेरियल बाहर जाना है ये भी उसके ऊपर उनका कंट्रोल रहेगा। तो सेल मेम्ब्रेन ये सब काम करेगी, जो सेल की दीवार है वो ये सब काम करेगी। अभी हो गया, अब सेल के अंदर आ गए। तो ये फैक्ट्री के अंदर जब आ गए तो अंदर का फैक्ट्री का स्टाफ जो होगा, हाँ, वैसे ये स्टाफ में कौन कौन रहेंगे, तो कोई प्रोडक्शन यूनिट संभालने वाले रहेंगे, कोई वहाँ के जनरेटर सिस्टम को संभालने वाले रहेंगे, कोई बॉस रहेगा, कोई उधर ट्रांसपोर्टिंग, वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वाले रहेंगे, वो ऑफिस के अंदर ही समझो फाइल इधर उधर देनी है, मैसेज देने हैं, वो काम करने वाले मैसेंजर रहेंगे, कोई फैक्ट्री के अंदर क्लीनिंग का काम वो रहेंगे, तो कोई बाद में स्टोर हाउस या
कोई प्रोडक्ट को जमा करने का वो काम करेंगे, कोई पैकेजिंग का काम करेंगे। ये सब जो फैक्ट्री के अंदर चलता है, तो हम बोल रहे हैं कि सेल भी एक फैक्ट्री के जैसे काम करेगी। तो जैसे फैक्ट्री का सिक्योरिटी गार्ड का आपने देखा, वैसे यहाँ भी सिक्योरिटी गार्ड सेल का सिक्योरिटी गार्ड कौन रहेगा, तो उसका जो आउटर मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन, सेल की दीवार है, वो उसके सिक्योरिटी गार्ड है। तो सेल मेम्ब्रेन ये सिक्योरिटी गार्ड है। ये सेल मेम्ब्रेन जो है सेल के अंदर, ये वैसे तो देखा जाए थोड़ा हम उसकी स्ट्रक्चर के बारे में ऐसे देखते हैं कि वो डबल लेयर, एक फॉस्फोलिपिड लेयर है, प्रोटीन और लिपिड से बनी हुई लेयर है। वो जो मेम्ब्रेन है, दीवार है, वो फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है, डबल लेयर है वो। और ये दीवार ऐसी होती है कि इस दीवार को सब कुछ मालूम है, किसको अंदर लेना है, किसको बाहर छोड़ना है, ये सब उसको मालूम है। हाँ, परमिएबिलिटी और वो भी सिलेक्टिव परमिएबिलिटी है वहाँ, यानी किसको अंदर बाहर छोड़ना है, इतना ये सिक्योरिटी एकदम टाइट होती है, किसको भी अंदर नहीं आने देंगे और अंदर से बाहर भी किसी को भी जाने नहीं देते हैं। इस तरह के जब असंतुलन, इम्बैलेंस होता है, उसका फंक्शन जब बिगड़ जाता है, तो ये सब बाद में होता है, तो डिसीज हो जाते हैं सेलुलर लेवल के, ये होता है। तो सेल के अंदर ये सब हो रहा है। उसकी दीवार पहले तो वो काम कर रही है, प्रोटेक्शन का काम कर रही है, और सिलेक्शन, परमिएबिलिटी बोल रहे हैं, किसको अंदर बाहर आना जाना ये सब देख रही है और प्रोटेक्ट भी कर रही है। तो ये सिक्योरिटी गार्ड यानी सेल मेम्ब्रेन वो बाय फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है, और वहाँ ये प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड यानी प्रोटीन और लिपिड, फॉस्फोरस और लिपिड, इसके साथ वहाँ आपके कोलेस्टेरॉल से लेके कुछ बातें, प्रोटीन है, कोलेस्टेरॉल है, ये सब है। आप कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम जब बोलते हैं तो सेल ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने की हम कोशिश करते हैं, ये सब इसमें आप देखेंगे कि कभी कभी कोलेस्ट्रॉल को कम करने की वजह से क्या हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल तो आपके सेल मेम्ब्रेन का एक हिस्सा है, और हम जहाँ देखते हैं कि अभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो मुझे ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, तो इसकी एक अलग तरह से अभी आप ये सीखेंगे कि मैं उसके बारे में कैसे डिसीजन लूँ, ये समझ में आ जाएगा। ये तो आम कॉमन बात होगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो ये नहीं खाना है। अरे भाई, कोलेस्ट्रॉल की बॉडी को ज़रूरत है भी, हाँ, क्योंकि वो सेल मेम्ब्रेन, वो सिक्योरिटी गार्ड वाला है, वहाँ बैठा है। और सिक्योरिटी गार्ड को कभी कभी हम जो इग्नोरेंस से या अज्ञानता के वश हम कभी कभी क्या करते हैं, उसको ही हम प्रॉब्लम में लाते हैं। तो ये कोलेस्ट्रॉल वहाँ बैठा है, कोलेस्ट्रॉल है, प्रोटीन है, लिपिड लेयर है, वो सब कहाँ है, ये लोग बैठे हैं सेल मेम्ब्रेन, ये सिक्योरिटी गार्ड वाले हैं, वहाँ बैठे हैं। फिर हम अंदर आते हैं, जैसे फैक्ट्री के अंदर उसका जो स्टाफ था, वैसे अंदर भी एक स्टाफ है, अलग अलग काम करने वाले लोग हैं। तो एक तो बॉस तो रहेगा, बॉस रहेगा, तो सेल के अंदर का बॉस जो है वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से एक बॉस की कैबिन बोलो, वो न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस है, एक बॉस की कैबिन को समझो, बॉस की कैबिन जैसे न्यूक्लियस है, उसकी अपनी कैबिन एकदम इनसाइड ऑफ द सेल। बाहर नहीं बॉस बैठा है, सिक्योरिटी गार्ड के वहाँ नहीं बैठा है, वो एकदम अंदर जाके आपको मिलना है तो उसको अंदर जाके मिलेगी। केंद्रक बोलते हैं, न्यूक्लियस को केंद्रक बोलते हैं, केंद्र स्थान में, सेंटर में जाके वो बैठा है। हाँ, और उसके अंदर काम करने वाला कौन है, उस ऑफिस न्यूक्लियस के अंदर भी कौन काम कर रहा है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो जीन्स, डीएनए का मटेरियल बोलते हैं ना, डीएनए चेकिंग, आपने इस वर्ड को भी सुना है। हाँ, और क्राइम रिपोर्ट में भी हम देख रहे हैं डीएनए चेकिंग होता है, ब्लड में डीएनए चेक करते हैं, तो डीएनए वहाँ बैठे हैं। यानी एकदम बॉस कैबिन के अंदर कौन है, वो डीएनए है, क्रोमोसोम्स बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं। वो डीएनए को उस सेल का, और सेल का यानी टिश्यू का, ऑर्गन का सब कुछ पता, ये डीएनए के पास सब इन्फॉर्मेशन है। कौन सी सेल, कौन सी टिश्यू क्या काम करेगी, सेल के अंदर कौन क्या काम कर रहा है, और ये सेल के बाद जो टिश्यू बनेगी वो क्या काम करेगी, टिश्यू के बाद जो ऑर्गन बनेगा वो क्या काम करेगा, ये सब इन्फॉर्मेशन इस डीएनए के पास है। डीएनए के पास पूरी लाइफ प्रोसेस की इन्फॉर्मेशन वहाँ है। आगे होने वाली लाइफ या प्रेजेंट लाइफ, आगे होने वाली लाइफ भी उसको पता है कैसे हो जाएगी। तो डीएनए के हिसाब से हम वो भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।
अब भी आपको मालूम है कि डीएनए टेस्ट हम लोग बोलते हैं, इस बार बार सुनने को आता है। तो डीएनए के पास आपकी सब इंफॉर्मेशन, आपकी आयु कितनी होगी इधर तक, आप कौन से डिसीज़ हो सकते हैं, आपकी इम्यून पावर कैसे होगी, आपका कैरेक्टर कैसे होगा, ये सब जो बातें हैं हम हेरिडिटरी बोलते हैं ना, हेरिडिटरी डिसीज़ होते हैं। तो ये हेरिडिटरी डिसीज़ यानी वही मटेरियल जीन्स के अंदर सब हमारे माँ बाप से आया हुआ वो कैरेक्टर्स, ये सब जीन्स के अंदर है। तो जीन्स बहुत सब कुछ इन्फॉर्मेशन, वो बॉस है, वहाँ बैठा है, वो जीन्स बैठे हैं, वो बॉस है और वो हैंडल भी कर रहे हैं। अभी सेल के अंदर के सब लोगों को हैंडल कर रहे हैं, किसको क्या काम करे उसके ऊपर नज़र भी है सबके ऊपर। ये जीन्स अगर गड़बड़ करेगा तो सेल के बाकी के अंगक जो बोलते हैं, अंगक को इसमें ऑर्गेनल्स बोलते हैं, वो ऑर्गेनल्स की प्रॉब्लम होती है किसी अंग की, और उसके बाद अलग से डिसीज़ आती है। जैसे सेल में रिप्रोडक्शन होना है, सेल के अंदर सेल का ही रिप्रोडक्शन होना है, तो कितना होना है, कौन सी रेट में होना है, ये भी सब इंफॉर्मेशन उसके पास है, जीन्स के पास है, डीएनए के पास है। अगर ये इंफॉर्मेशन थोड़ी भी चूक गई तो सेल का समझो फॉर्मेशन होना है, डुप्लीकेशन होना है, उसका मल्टीप्लिकेशन होना है, कैसे भी होना शुरू हो जाएगा, और हमें मालूम है कैंसर तक जाता है, वो कैंसर बन जाता है। तो ये सब इंफॉर्मेशन डीएनए के पास है, वो बॉस बैठा है अंदर। तो ये न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए बैठे हैं। ये हो गया, बॉस हो गया। अभी बाहर वाले कामगार कौन कौन है, तो बाहर देखते हैं। तो बाहर का जो पूरा ऑफिस है, ऑफिस का जो एनवायरनमेंट है, सब कुछ जो एनवायरनमेंट में बाकी के लोग बैठे हैं, तो इस एनवायरनमेंट जो होता है, ये एनवायरनमेंट सेल के अंदर कौन है, तो साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म एक तरल पदार्थ, एक सेमी वाटरी फ्लूइड है, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। वो एक एनवायरनमेंट पैदा कर रहा है, बाकी के लोगों को, स्टाफ के लिए काम करने का एक एनवायरनमेंट है। कौन है वो? साइटोप्लाज्म है। पेशी द्रव बोलते हैं, कोशिका द्रव बोलते हैं, वो साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म के अंदर बाकी का स्टाफ काम कर रहा है। कौन कौन काम कर रहे हैं, तो उसमें देखते हैं इनको काम करने के लिए एक जनरेटर चाहिए। तो उधर उस ऑफिस में साइटोप्लाज्म के अंदर एक जनरेटर है। वो जो जनरेटर है सेल के अंदर पावर हाउस है, उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल के अंदर पावर का निर्माण कर रही है, एनर्जी का निर्माण। एनर्जी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए ना सेल को भी, तो सेल को काम करने के लिए वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में ये काम हो रहा है, पावर हाउस, एनर्जी पैदा हो रही है। तो क्या हो रहा है वहाँ, तो हम जो फूड खाते हैं वो फूड अंदर तक जब जाता है सेलुलर लेवल तक, वो क्या करेगा, वहाँ फूड से समझो आपने ग्लूकोज को पैदा किया है ना, फूड से हमें ग्लूकोज मिलता है, वो ग्लूकोज सेल लेवल तक जब जाता है, सेल के अंदर जाएगा, तो क्या करेगा, वो सेल के अंदर जाके उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन होता है, वो ग्लूकोज वहाँ जल जाता है। तो बर्निंग के बाद क्या हो जाएगा, जलने के बाद एनर्जी क्रिएट होती है। तो इसके लिए वो जो स्टोर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन वहाँ तक जाता है और वो फूड के साथ यानी उधर की ग्लूकोज के साथ कंबाइन होता है और एनर्जी पैदा होती है। इस प्रोसेस को आप वैसे तो याद रख सकते हैं, इसको फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, यानी ऑक्सीजन के साथ, इसके लिए ऑक्सीडेटिव, और फॉस्फोरिलेशन वहाँ जो क्रिया होती है उसको फॉस्फोरिलेशन, और उससे क्या होता है, एनर्जी का एक यूनिट तैयार हो जाता है। हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन वहाँ एनर्जी पैदा होती है। हाँ, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्रिया वहाँ होती है और एनर्जी का निर्माण हो जाता है। तो ये अंदर होता है सेल के कौन से पार्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया, जनरेटर, पावर हाउस, वो ये सब कर रही है, पावर हाउस। यहाँ हो गया पावर हाउस के काम, ये हो गया। अभी और कौन कौन, तो पावर तो मिल गई, फिर कोई मशीनरी भी होगी जो प्रोडक्शन करेगी। तो ये मशीनरी जो है अंदर प्रोडक्शन किसका रहेगा, कुछ मटेरियल फॉर्म होगा। अभी जो मशीनरी होगी कुछ फॉर्मेशन कर रहे, वो है राइबोसोम्स। वो राइबोसोम्स क्या करते हैं, वहाँ प्रोटीन का निर्माण करते हैं।
उस प्रोटीन का यूज़ सभी जगह है बॉडी में, सेल के अंदर भी है, टिश्यू के अंदर। प्रोटीन उसको स्ट्रक्चर देती है। एक ये प्रोटीन मटेरियल जो है वो राइबोसोम्स पैदा कर रहे हैं। तो ये जो पैदा हुआ मटेरियल है, इसको कहीं तो जाना है, सभी जगह उसको पहुंचना है, सेल के अंदर भी, सेल के बाहर भी, हर जगह जाना है। तो सेल के अंदर भी उसके लिए रास्ता बन गया है। वो रास्ता जो है चैनल बन गया, वो है रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडो यानी अंदर, प्लाज्मिक यानी प्लाज्मा के अंदर, जो पेशी द्रव को हम प्लाज्मा बोल रहे हैं, प्लाज्मा के अंदर इंडोप्लाज्मिक, रेटिकुलम यानी जाल, रास्ता, रेटिकुलम। तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यहाँ से अभी क्या हो जाएगा, प्रोटीन को बाहर जाना है तो वहाँ से वो जाएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर जाएगा। तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ये दो प्रकार के होते हैं रास्ते, हमने बोले ये दो प्रकार के, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक जो है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुरदरे, उसके ऊपर ये राइबोसोम्स क्या कर रहे हैं, प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं। तो ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये राइबोसोम्स वहाँ बैठ के काम कर रहे हैं। और दूसरे जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ यानी कैसे होता है, स्मूथ स्लाइमी होता है, घसरने वाला, और वो लिपिड। तो यहाँ जो लिपिड का निर्माण ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स ये कर रहे हैं, फैट्स का निर्माण। और इसके साथ साथ वो डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम, डिटॉक्सिफिकेशन के लगने वाली सब क्रिया वहाँ से शुरू है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो इस तरह से हमने देखा कि राइबोसोम्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने बोला कि एक चैनल्स है, जैसे फैक्ट्री के अंदर कन्वेयर बेल्ट रहता है, उसके ऊपर से कोई भी चीज़ें आगे जाती है। आपने फैक्ट्री के देखे हैं ना चित्र, किसी भी फैक्ट्री में कोई बॉक्स बन गए, वो आगे आगे जाते हैं बेल्ट। आपने एयरपोर्ट पे भी देखे होंगे कि बैग्स कैसे आगे आगे जाती है, किसी भी फैक्ट्री में जो चीज़ें बनती है आगे आगे कैसे जाती है। तो ये आगे आगे ले जाने वाला ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इन चीज़ों को वहाँ प्रोडक्शन भी हो रहा है, आगे भी लेके जा रहा है। प्रोडक्शन के लिए जो एनर्जी लग रही है वो कौन दे रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया दे रहा है। तो ये हो गया, ये प्रोडक्शन भी हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ही हो रहा है। अभी तो ये हो गया, प्रोडक्शन भी हो गया, तो उसको क्या करना है, पैकेजिंग करना है, उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाना है, उसको शिपिंग बाहर भेजना है। तो इसके लिए कौन है वहाँ, पैकेजिंग का मटेरियल कौन दे रहे हैं, गोल्जी एपैरेटस, गोल्जी एपैरेटस या गोल्जी बॉडी बोलते हैं, इसके पास है। तो ये पैकेजिंग का काम कौन कर रहा है, ये कर रहे गोल्जी एपैरेटस बोलते हैं उसको, या गोल्जी बॉडीज बोलते हैं। ये पैकेजिंग करके जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ ये शिपमेंट हो गया, वहाँ से वो भेजेगा आगे, हाँ वो होने वाला है। और इस सब के पीछे कौन है, डीएनए है, वो डीएनए ही भेजने वाला है, बराबर है। डीएनए को मालूम है कहाँ भेजना है, लेकिन ये काम शिपिंग करना है, हाँ ये पैकेजिंग करना है, ये गोल्जी एपैरेटस या गोल्जी बॉडी का काम है। इसका आप जब आप ये स्क्रीन चित्र उसका डायग्राम भी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये ऐसे कि उसके अंदर जैसे कोई कॉइन लगाए हुए ऐसे एक के ऊपर स्टैक ऑफ कॉइन्स ऐसे दिख रहा है, यानी वहाँ जैसे ये जमा हो गया सब मटेरियल, उसको अरेंज किया है स्टैक ऑफ कॉइन्स, हाँ सब मटेरियल जमा करके ये, तो ये लिपिड और प्रोटीन सब जो मटेरियल है उसको उन्होंने क्या किया, पैकेज किया, पैक किया। तो ये काम किसने किया, गोल्जी एपैरेटस ने, गोल्जी बॉडी ने किया। अभी ये पैकेजिंग भी हो गया, बाहर भेज दिया माल, ये पूरा अभी काम हो रहा है फैक्ट्री का। तो अभी कचरा हटाने वाले भी लोग रहेंगे, साफ सफाई वाले लोग आएंगे, यानी क्लीनिंग वाले वो आएंगे। तो क्लीनिंग वाले कौन अंदर बैठे हैं, तो क्लीनिंग वाले वहाँ लाइजोसोम्स बैठे हैं, लाइजोसोम्स उनको बोलते हैं लाइजोसोम्स। ये लाइजोसोम्स क्या है, तो ऐसे सैक लाइक जो है, हाँ सैक लाइक स्ट्रक्चर है, वो क्या करते हैं, पूरा गार्बेज जो है वो जमा करेगी, वो सैक में, थैली में जमा करेगी। तो ये लाइजोसोम जो है सैक लाइक स्ट्रक्चर है, और वो क्या करेगी,
जो वेस्ट है उसको ब्रेक डाउन करेगी, यानी बराबर जमा करेगी। हमारा कचरे वाला भी क्या करता है, हाँ, गीला कचरा सूखा कचरा ये सब करता है ना। तो इस तरह से वो जो बाहर ले जाना है ब्रेक डाउन करेगी, उस चीज़ को, वेस्ट को ब्रेक डाउन करेगी, ओल्ड सेल्स को भी ब्रेक डाउन करेगी, जो नहीं चाहिए वो सब कचरा वो जमा करेगी। कौन कर रहे हैं ये? लाइसोसोम्स कर रहे हैं। लाइसोसोम्स में ये हो रहा है। और तो ये हो गया, उन्होंने कचरा साफ किया, जमा किया और वो बाहर भेजेंगे। बाहर कैसे भेजेंगे आपको मालूम है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स है, दरवाजे हैं, वहाँ से वो बाहर भेजने वाले हैं। और अभी भी जितना मटेरियल हो गया सेल के बाहर भेजने का काम वो सेल मेम्ब्रेन से हो रहा है। अभी लास्ट में हम देखते हैं कि अभी तो ये हो गया, सब पूरा काम हो गया, लेकिन अंदर स्टोरिंग का भी काम रहेगा। जो चाहिए वो मटेरियल अंदर रखना भी चाहिए, काम करने के लिए, आगे का काम करने के लिए भी मटेरियल तो चाहिए। सब कुछ कोई बाहर भेजेगा नहीं, अंदर फिर रॉ मटेरियल चाहिए। अंदर मटेरियल रखने का काम वो होता है, जब चाहे तो बाहर भेजेंगे। तो यानी उसको अपना स्टोर हाउस भी चाहिए, वेयर हाउस चाहिए। तो ये वेयर हाउस का काम जो है, स्टोर हाउस का काम जो है, स्टोरेज रूम, वो है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स है, ये भी स्मॉल सैक्स लाइक है, पोते हैं अंदर, थैलियाँ है वो। जैसे लाइसोसोम भी वैसे सैक लाइक थे, ये भी सैक लाइक है। तो एनिमल्स के अंदर ये स्मॉल सैक्यूल्स सैक होते हैं, प्लांट के अंदर बड़े बड़े होते हैं वैक्यूल्स। तो इसमें क्या होता है, स्टोरिंग होता है। और ये क्या क्या स्टोर कर सकते हैं अंदर? वाटर का स्टोरिंग होता है, न्यूट्रिएंट्स का स्टोरिंग होता है, और कुछ वेस्ट पदार्थ भी उसके साथ रहते हैं, स्टोरिंग करते हैं। इसका आप फिजियोलॉजी में देखेंगे ऐसे कौन से पदार्थ क्या होते हैं। तो ये हो गया वेयर हाउस। वेयर हाउस कौन है? वैक्यूल्स है। तो इस तरह से पूरी फैक्ट्री, सेल की फैक्ट्री को हमने देखा। सेल की फैक्ट्री में पहले से हम देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन, सिक्योरिटी गार्ड, बाद में अंदर आते हो तो बॉस एकदम अंदर बैठा है जो न्यूक्लियस है। अभी देखो कि ये न्यूक्लियस जो अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर भी एक न्यूक्लियस जैसे है। देखो हम बोलते हैं ना पिंड ब्रह्मांड, तो अगर न्यूक्लियस को आप ब्रह्मांड समझेंगे तो उसके अंदर भी कोई है। तो कौन है उसके अंदर? एक न्यूक्लियोलस करके। न्यूक्लियस को केंद्रक बोलते हैं, तो न्यूक्लियोलस को केंद्रकी बोलते हैं। जैसे आप ब्रेन को देखते हैं, ब्रेन है, और ब्रेन को भी जो कंट्रोलिंग वाला जो है पार्ट, वो कौन है? ब्रेन स्टेम है, ये देख रहे हैं। तो वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी है, और वहाँ भी हम डिटेल में जाएंगे तो न्यूक्लियस का काम भी, न्यूक्लियोलस का काम भी ऐसे ही चलने वाला है। सभी मटेरियल, उसके भी अपने मटेरियल, इस तरह से 5 एलिमेंट बेस हम स्टडी करेंगे। 5 एलिमेंट बेस, ये मटेरियल जैसे बाहर है, इसको आप देखेंगे 5 एलिमेंट्स, इसको किसको क्या बोलेंगे। अभी जैसे अभी आज तक का जो आपके पास जो भी नॉलेज आया हुआ है, तो एलिमेंट में झट से अभी आपके दिमाग में पटक से आ जाएगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कौन रहेंगे, आपके दिमाग में आ जाएगा कौन रहेगा 5 एलिमेंट से, वो माइटोकॉन्ड्रिया कौन है। और उसकी जो दीवार है वो 5 एलिमेंट में क्या डिनोट, कौन सा एलिमेंट, 5 एलिमेंट्स, कौन सा एलिमेंट वो दीवारों को एक्सप्रेस कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सब बातें हमारे आपके टीचर्स भी बताएंगे। हम इसके अगली वीडियो में भी हम इसके बारे में बोलने वाले हैं कि सेल के बाद, टिश्यू ऑर्गन के बाद ये 5 एलिमेंट्स भी कैसे काम करते हैं। इस लेवल पे, सेलुलर लेवल पे भी 5 एलिमेंट है। 5 एलिमेंट सभी जगह हम बोलते हैं, पूरा ब्रह्मांड यूनिवर्स 5 एलिमेंट से बना हुआ है, तो सेल भी 5 एलिमेंट से बनी हुई है। तो इसका एक अगला वीडियो हम लोग करने वाले हैं। तो अब तक हमने देखा कि सेल के अंगक ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म, उसका सब एनवायरनमेंट, इसके बारे में चर्चा की, और हर एक क्या फंक्शन कर रहा है ये भी देखें। तो अभी यूनाइटेडली सेल क्या फंक्शन करते हैं, यूनाइटेडली सबको लेके उसका जो फंक्शन होगा, सबको लेके एक एक इंडिविजुअल फंक्शन हमने देखे। लेकिन अभी सेल इंडिविजुअली अभी क्या करेगी, हाँ, या टिश्यू लेवल पे क्या करेगी, क्या फंक्शन करेगी। तो ये फंक्शन, ये भी फिजियोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट अपने लिए है। तो ये फंक्शन कैसे कहते हैं? तो पहले तो सेल का एक फंक्शन जो रहेगा, उसने अंदर जो कुछ जमा किया है वो बाहर भेजना है उसको,
या बाहर से किसी को अंदर लेना है, ये हमने देखा था। तो ये अलग अलग प्रकार का इसका एक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म चलेगा। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म की प्रोसेस, सेल प्रोसेस काम कैसे करेगी, बाहर अंदर बाहर का काम कैसे होगा, तो एक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म एक उसका बना, एक सिस्टम बनी है ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। और ये ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है वो अलग अलग प्रकार की है। सेल के अंदर कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इसको वो कैसे मैनेज कर रही है सेल। तो एक प्रकार का उसमें जो ये जो आदान प्रदान या अंदर बाहर एंट्री एग्जिट जो है वो क्या चल रही है, तो एक तो ऐसे ही चल रही है जिसमें कोई एनर्जी नहीं लगती, ऐसे एक प्रकार है वहाँ। एक ऐसे कि पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे हम, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट चल रहा है, अपने आप चल रहा है, कुछ किए बिना ये चल रहा है। सेल अपना कुछ काम नहीं कर रहे, अपने आप हो रहा है, आना जाना हो रहा है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। अभी पैसिव नाम बोले तो एक्टिव भी होगा, अभी पैसिव बोले तो एक्टिव भी होगा। तो एक ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। अभी एक्टिव होगा तो उसको एनर्जी लगेगी, एक एनर्जी बेस वाला ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। एक पैसिव, तो एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है। ये हो गया दो पार्ट। और एक पार्ट और एक वे, ये ट्रांसपोर्ट के अलग अलग वे है। जैसे हमारे घर के बाहर गाड़ियाँ खड़ी है, कोई किसी के कि उधर टैक्सी भी है, रिक्शा भी है, ऐसे तो अलग अलग वे है। तो वहाँ सेल के पास भी अलग अलग ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, लेकिन ट्रांसपोर्ट तो करना ही है उसको, मटेरियल को। तो ये अलग अलग, तो हमने देखा पैसिव एक डिफ्यूजन वाली ट्रांसपोर्ट है। तो डिफ्यूजन में क्या होता है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ऐसे कोई भी पदार्थ, कोई भी अगर कोई जो एलिमेंट, कोई चीज़ सेल के अंदर अगर ज़्यादा हो रही है तो उसका ही बाहर अंदर बाहर जो होता है, तो बाहर की तरफ अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया तो अंदर से वो चीज़ बाहर जाने में आसानी से वो बाहर जाएगी। क्योंकि अंदर अभी गर्दी हो रही है, क्राउडेड अंदर हो रहा है, तो सेल क्या करेगी, वो डिफ्यूजन की प्रक्रिया है, डिफ्यूजन से उसको बाहर भेजेगी। और बाहर कुछ ज़्यादा लोड हो गया, किसी एलिमेंट्स जो बोलेंगे, कोई चीज़ बाहर का जो है उसके एनवायरनमेंट कोई ज़्यादा बढ़ गया तो उसको अंदर भी ले जाएगा। तो ये हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ये चलता है। आपने देखा भी होगा, जैसे किशमिश रेजिन्स बोलते हैं ना, मुनक्का, उसको सूखी हुए वो उसको आप पानी में डालेंगे तो उसके अंदर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है, तो बाहर पानी अगर ज़्यादा है तो पानी अंदर वो सोख लेगा, तो हो गया डिफ्यूजन प्रोसेस, अंदर उसने लिया और वो ग्रेप्स जैसे दिखेगा। और जब उसे अंदर से बाहर अगर उसका वाटर एलिमेंट जाता है, बाहर जाता है, वो सूख जाएगी, फिर से लोअर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ये डिफ्यूजन की प्रोसेस, वहाँ भी सेल ये प्रोसेस को भी यूज़ करती है। जब ज़रूरत पड़ती है तब ये यूज़ होता है। वहाँ अंदर बाहर ये हो रहा है, सेल के अंदर भी ये सब प्रोसेस चल रही है, बाहर भी चल रही है ये, तो एक डिफ्यूजन हो गया। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में एक डिफ्यूजन की प्रोसेस होगी। एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन ही है हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन ये फैसिलिटेट है, यानी किसी की मदद से होता है। जैसे उसके लिए कोई कैरियर्स लगते हैं, जैसे ग्लूकोज को अंदर डालने के लिए कौन रखता है, आपको मालूम है, इंसुलिन लगता है। कोई एंजाइम के, कोई प्रोटीन के माध्यम से वो होता है, उसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी होता है। और वैसे ही और एक ऑस्मोसिस की क्रिया भी, एक ट्रांसपोर्टेशन उसका ऑस्मोसिस भी होता है। तो एक ट्रांसपोर्ट की क्रिया में ऑस्मोसिस यानी सिंपल क्या होता है, वाटर मूवमेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इधर हायर लोअर कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, ऐसे ही होता है, वाटर की मूवमेंट होती है, ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो ऑस्मोसिस एक प्रक्रिया है ट्रांसपोर्टेशन वाली। और एक जो है वो मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्टेशन होता है, जैसे सोडियम और पोटेशियम का जो ये होता है। और वो कैसे होता है, तो एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे वो काम करता है, हायर और लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इसमें ये भी काम करता है सोडियम। और इससे क्या होता है, वो सेल का जो उसको भी हम आगे
अगर हम पढ़ते हैं, आपके प्रोफेसर अगर आगे इसको ले रहे हैं, तो एक ट्रांसपोर्टेशन में अपने सेल लेवल पे, सेल की मेम्ब्रेन लेवल पे एक पोटेंशियल बोलते हैं, एक्टिव पोटेंशियल, मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। उसमें ये सोडियम और पोटेशियम का रोल होता है कि सोडियम बाहर ज़्यादा आ गया तो क्या होता है, सोडियम अंदर कम है बाहर ज़्यादा है, या बाहर कम है अंदर ज़्यादा है, पोटेशियम सोडियम, इसका एक रिलेशन बनता है, इसको सोडियम पोटेशियम पंप बोलते हैं। तो ये सोडियम पोटेशियम का पंप को मेंटेन करना, कि ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मेम्ब्रेन की एक अपनी पोटेंशियल, अपनी ताकत मेंटेन करनी है कि क्या मेम्ब्रेन कैसे काम करेगा, कोई भी सेल का मेम्ब्रेन कैसे काम कर रहा है, तो इसको सोडियम पोटेशियम पंप बोलते हैं। वो भी तो ये ट्रांसपोर्टेशन के अलग अलग प्रकार इसके हैं, ये अलग अलग प्रकार के सेल ट्रांसपोर्ट कर रही है। अभी और हम देखते हैं कि इसका और फंक्शन क्या है। सेल का एक ट्रांसपोर्ट फंक्शन हो गया, और ये ट्रांसपोर्ट फंक्शन इसके कारण वो आसानी से काम कर सकता है। ये ट्रांसपोर्ट एक सेल से दूसरी सेल में भी कुछ ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, टिश्यू में हो रहा है, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में हो रहा है। ये ट्रांसपोर्टेशन की वजह से अलग अलग प्रकार के जहाँ जो ज़रूरत होती है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। बाद में इसका दूसरा प्रकार जो है मेटाबॉलिज्म। सेल क्या कर रही है, ट्रांसपोर्ट भी कर रही है, मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया भी कर रहे हैं। मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया क्या है, चयापचय हम बोलते हैं इसको, यानी कुछ फॉर्म करना और कुछ ब्रेक डाउन करना। ये हमारे अंदर जो प्रक्रिया हमें दिखती है, हमारी डाइजेस्ट सिस्टम में हम देख रहे हैं क्या होता है। हाँ, कुछ हम अंदर फूड लेते हैं और वो फूड को क्या करते हैं, सिंपलर फॉर्म में बना देते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स फूड हम लेते हैं, दाल चावल खिचड़ी जो भी आप खा रहे हैं, एक अनाज ले रहे हैं, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, उसको अंदर लेते हैं, उसको सिंपल ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है, हाँ, और बाद में वो अंदर जो ग्लूकोज गया उसका हम स्टोर करते हैं, उससे भी फिर से एक बार अंदर के स्ट्रक्चर के लिए यूज़ करते हैं, फिर प्रोटीन होता है, फिर लिपिड होता है अंदर उसका, फिर से एक बार, यानी और अपना डीएनए जीन्स का मटेरियल भी बनता है। ये सब बनाने के लिए ये जो सिंपल फॉर्म जो लिया था वो फिर अंदर कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होता है। तो इस तरह से दो प्रोसेस होती है, और ये दो प्रोसेस मिलके मेटाबॉलिज्म उसको नाम दिया गया है। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, दो प्रोसेस है, एक कैटाबॉलिज्म है, एक एनाबॉलिज्म है। कैटाबॉलिज्म क्या है, जो आपने फूड खाया, जो अंदर लिया है, उस फूड का ब्रेक डाउन होता है, यानी कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया जाता है, यानी ग्लूकोज में लाया, और बाद में इसी सिंपल फॉर्म को क्या करते हैं, एनाबॉलिज्म में उसका फिर से एक बार, जैसे डीएनए मटेरियल वगैरह सब कुछ अंदर ये सब बनता है सिंपलेस्ट फॉर्म से, फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म अंदर के अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स, लिपिड, ये फिर अपने को मिलते हैं। तो ये मिलता है, तो ये होता है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म मिल के हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो सेल क्या करती है, अंदर बाहर दोनों भी जगह मेटाबॉलिज्म के लिए मेटाबॉलिज्म का काम कर रही है। हाँ? बाद में हम देखते हैं कि ये मेटाबॉलिज्म हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और सेल क्या काम करते हैं, सिग्नलिंग को संभालना है, सभी जगह वो सिग्नल को संभाल रही है। तो ये सिग्नल क्या करना है, उसके जो सिग्नल मिलते हैं, वो सिग्नलिंग सेल के अंदर भी काम करते हैं, किसको क्या काम करना है, उसका जो मैसेज आ रहा है वो मैसेज पे काम करना, सिग्नलिंग लेना। तो सिग्नल का काम जो है उसको सिग्नलिंग का काम करते हैं, सेल्यूलर कम्युनिकेशन बोलेंगे, एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेशन, या सेल के अंदर भी हर पार्ट के लिए कम्युनिकेशन होना है, किसने कितना काम करना है, ये सब इसके सिग्नल्स। तो ये सिग्नलिंग का काम, यानी ये क्या होता है, कम्युनिकेशन का काम। तो सेल से क्या होता है, कम्युनिकेशन का भी काम हो रहा है। तो ये मेन 3 फंक्शन हो रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन हो रहा है, बाद में हमने देखा मेटाबॉलिज्म का फंक्शन हो रहा है, और एक कम्युनिकेशन का फंक्शन सेल से हो रहा है। ये 3 फंक्शन होते हैं। हम ये पूरा जो देख रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, एक ओवरऑल लेवल पे हम सीख रहे हैं। तो हमें इसको अभी आप जब स्टडी करेंगे तो क्या क्या देखना है आपको, सेल की स्ट्रक्चर में कौन कौन, पहले तो ऊपर से सेल के स्ट्रक्चर में क्या दिखेगा आपको, सेल का मेम्ब्रेन है, बाद में सेल के अंदर के ऑर्गेनल्स है जो माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस वगैरह हमने बात की।
तो सेल के अंदर सेल का जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म के अंदर ये ऑर्गेनल्स है। तो आपको आपकी नोट्स बनानी है तो इस तरह, और बाद में इन हर एक ऑर्गेनल का और हर एक पार्ट का हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन देखेंगे, फंक्शन क्या क्या है। अभी इसमें अपने को एकदम डिटेल में तो करना नहीं है, कि डिटेल में जो स्टडी है वो मेडिकल वालों के लिए है। अपने को इतना तो स्टडी करना है अभी सेल के बारे में, कि सेल का फंक्शन कैसे चलता है ओवरऑल, वो भी ओवरऑल। इसमें बहुत डीप डीप है कि कैसे कोई क्रिया करती है, होती है। तो इसमें लेकिन हम तो ऊपर ऊपर ही हम लोग ये देख रहे हैं कि सेल का फंक्शनिंग कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, बाद में मेटाबॉलिज्म होता है, और ये एनाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के अंदर कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म ये होता है। तो ये हमने देखा कि ये अगर डिटेल में हम लोग करते हैं तो ये एनर्जी की साइकिल रहती है, कैसे हम ग्लूकोज बनाते हैं अंदर सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी एनर्जी कैसे बनती है, ये सब थोड़ा डिटेल में होता है। तो अपने लिए इतना डिटेल मेरे ख्याल से तो नहीं हो सकता है। आपके गाइडलाइन उनको टीचर को मिली होगी कि क्या लेना है, तो वो लेते हैं। अगर इसमें और भी डिटेल करना है तो आप कमेंट्स में लिखेंगे, तो हम उसके लिए भी, आपके अगर कॉलेज में हो रहा है तो उसके लिए हम दूसरा वीडियो डिटेल वाला भी हम कर सकते हैं। लेकिन हमारे को लगता है कि इतना आपके इस सेमिस्टर के लिए इतना काफ़ी है, ऐसे हमें लगता है। लेकिन आपको एमसीए की तरफ से जो गाइडलाइन मिलेगी उसके ऊपर आपको देखना है, ज़रूरत पड़ती है तो हम इसी टॉपिक को आगे ले सकते हैं। तो यहाँ तक हमने ये सब किया है। तो अब हम देख रहे हैं एनिमल सेल। ये सेल जो आप देख रहे हैं, हमें तो ये मालूम है कि नेकेड आई से हम नहीं देखते, क्योंकि सेल की जो साइज है अपने हेयर से भी एकदम बारीक इतनी पतली होगी जो दिखाई नहीं देगी, हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो ये सेल का हम देख रहे हैं, ये एनिमल सेल। अभी एनिमल सेल इज इरेगुलरली शेप, इरेगुलर शेप, यूकैरियोटिक, ये शब्द दिया है, यूकैरियोटिक शब्द है। यूकैरियोटिक यानी जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है उसको यूकैरियोटिक बोलते हैं। तो यूकैरियोटिक यानी न्यूक्लियस वाली सेल रहती है, और न्यूक्लियस कंटेनिंग बोलते हैं, यस यूकैरियोटिक शब्द ये है। अभी ह्यूमन सेल में, हमारे सेल में, पूरी बॉडी में सभी यूकैरियोटिक सेल्स है, लेकिन आरबीसी, आरबीसी इसका एक एक्सेप्शन है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल। रेड ब्लड के जो सेल्स है वो इसको एक्सेप्शन है, उसके अंदर केंद्रक नहीं रहता। देखो ये कभी कभी किसी एमसीक्यू वगैरह कोई अगर पूछेगा तो एक अपनी ये गूगली क्वेश्चन रहेगा, बराबर है। हाँ, तो आरबीसी में केंद्रक होता नहीं है। हाँ, बाकी सब सेल्स में केंद्रक होता है, यानी न्यूक्लियस होता है, उसको यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स। सेल विथ अ फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन, फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन वाली सेल है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अब एक दीवार होती है, ऐसे में बोला सेल मेम्ब्रेन को दीवार बोला, लेकिन हम दीवार नहीं बोल सकते, वो सेल मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन। हाँ, एक सेमी परव्यू, एकदम इतना पतला, पतली झिल्ली है, मेम्ब्रेन है, दीवार नहीं है। दीवार प्लांट सेल में होती है, प्लांट की सेल को आप देखेंगे उसके सिर दीवार होती है, उसके उस सेल, इस तरह की सेल होती है, उसको ये दीवार होती है, ये दीवार है उसकी, एकदम हार्ड। एनिमल सेल में ऐसे दीवार नहीं है, तो हार्ड वो सेल सेमी परमेबल, फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है। विद इन द सेल्स देर आर स्मॉल मॉलिकुलर स्ट्रक्चर होती है, स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको हम ऑर्गेनल्स बोलते हैं, पेशी अंगक बोलते हैं, कोशिका के अंगक ऑर्गेनल्स होते हैं, विच परफॉर्म डिफरेंट जॉब्स इनसाइड द सेल्स, अलग अलग काम कर रहे हैं। एनिमल सेल्स range between 10 to 30 micrometers in size, smaller than the diameter of the human hair, उससे भी एकदम बारीक रहेगी। एनिमल सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर सेल्स बिकॉज दे डू नॉट हैव सेल वॉल। देखो सेल वॉल उसको नहीं है, क्या है उसको, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं है। हाँ, क्योंकि वॉल जो होती है दीवार होती है, दीवार नहीं है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन। जैसे आपने पैच के ऊपर आप जब देखते हैं झिल्ली होती है,
या अंडे में एग्स के ऊपर बाहर से एक झिल्ली होती है उसकी, हाँ, उसे कोई भी अंदर बाहर जाने की कुछ मॉलिक्यूल्स कोई अंदर आ सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, ऐसे ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है, मेम्ब्रेन है वो। तो एनिमल सेल्स इसके कारण डिफरेंट है प्लांट सेल्स से। दे डू नॉट हैव सेल वॉल विच अलाउज देम टू टेक ऑन वेरियस शेप्स। और इसके लिए ये जो सेल्स होती है वेरियस शेप्स की होती है, वेरियस शेप्स कैसे भी रहेगी, शेप्स रहेगी, क्योंकि इसकी सेल मेम्ब्रेन कैसे है, फ्लेक्सिबल है, तो इसकी सेल मेम्ब्रेन के कारण इसके अलग अलग शेप हो सकते हैं। विद दिस फ्लेक्सिबिलिटी एनिमल सेल्स हैव इवॉल्व्ड एंड डाइवर्सिफाइड इनटू एनिमल किंगडम। ये बोले तो हम लोग उसको आप देख रहे हैं अभी क्या क्या होता है। हमने देखा था एक न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस आपको देख रहे हैं आप, न्यूक्लियस, उसके अंदर ये न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस है, ये बाहर ये सब न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस कंटेन डीएनए, द जेनेटिक ब्लूप्रिंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये न्यूक्लियस के अंदर है। अभी उसका जो साइटोसॉल, ये बाहर का जो मटेरियल है, ये साइटोसॉल है, ये फ्लूइड, एक वाटरी फ्लूइड है विद इन द सेल दैट सराउंड द ऑर्गेनल, ऑर्गेनल के सभी उसको सराउंड किया है, वाटरी फ्लूइड है, साइटोसॉल बोलते हैं, कोशिका द्रव या पेशी द्रव बोलेंगे। अब ये साइटोसॉल के अंदर, इस द्रव के अंदर ये अभी बाकी के सब कंपोनेंट्स उसके बने हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो इसमें एक देखते हैं, तो ये जो है, ये आप देख रहे हैं यहाँ, ये देख रहे हैं, ये गोल्जी एपरेटस है, ये गोल्जी एपरेटस, ये जो फोल्डेड सब दिख रहे हैं, हाँ, इसके ऊपर या इसके अंदर जो हमने बोले थे कि स्टैक लाइक ऐसे, ये सैक, स्टैक लाइक कॉइन ऐसे जमा हुए, ये गोल्जी एपरेटस के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सैक है, ये एक सैक है। उस सैक के अंदर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंड स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स को ये तैयार भी करते हैं और ट्रांसपोर्ट भी करने का काम करते हैं। बाद में हो गए हमारे लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स ये जो ऑर्गेनल्स है दैट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड ब्रेक डाउन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ये लाइजोसोम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। हमने देखा ना लाइजोसोम्स क्या करते हैं, तो लाइजोसोम्स के अंदर ये हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है और ये प्रोडक्शन कर रहे हैं। अभी हमने देखा था लाइजोसोम के बाद आपने किसको दे, लाइजोसोम ये कर रहे हैं, फिर हमने देखा कि गार्बेज जमा होता है, वो बाहर जाता है। अब तो ये लाइजोसोम्स ये काम करे ऑर्गेनल दैट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, तो डाइजेशन के बाद एक्सक्रीटेड मटेरियल रहेगा, उसको बाहर फेंकना भी पड़ेगा। बाद में हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन, तो ये स्टार्टिंग में ही देखा हमने सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स है, और ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो 2 लेयर्स है, 2 लेयर्स लिपिड और फैट मॉलिक्यूल की बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड्स बोलते हैं, encloses the cell and regulate which molecules that can go inside and outside of the cell। अंदर बाहर जाने को मॉलिक्यूल्स को रेगुलेट कर रही है। तो इसके अंदर पोर्स रहते हैं, ये डबल लेयर सिस्टम है, ये इसकी मेम्ब्रेन जो है ये डबल लेयर है, उसके अंदर प्रोटीन और लिपिड से बनी हुई ये लेयर है, और वो इसके अंदर वो लेयर में हाइड्रोफोबिक यानी पानी को दूर करना, या हाइड्रोफिलिक यानी पानी को अंदर खींचना, ये दोनों प्रॉपर्टी उसके साथ है। जब चाहे वो पानी को बाहर फेंक सकती है, जब चाहे तो अंदर भी ले सकते हैं। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, ये दोनों प्रॉपर्टीज उसके साथ है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। अभी देखते हैं ये वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या है, फ्लूइड फिल्ड ऑर्गेनल्स, हाँ, दैट स्टोर्स फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। वैक्यूल्स के अंदर फूड एंड न्यूट्रिएंट्स हमने देखा था ना, स्टोर हाउस करके, ये वैक्यूल स्टोर हाउस है। बाद में देखा था माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये देख रहे हैं आप, इट इज अ बीन शेप ऑर्गेनल्स, बीन के जैसे, हाँ, किडनी बीन बोलते हैं ना, बीन के जैसे आकार की, रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजेबल एनर्जी। एनर्जी का इधर निर्माण होता है, कैसे होता है आपने देखा, आपने सुना है कि हमने क्या बोला है कि वहाँ क्या होता है, ऑक्सीजन आता है, और वहाँ ग्लूकोज जो है, वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन से मिलके वहाँ एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, एटीपी बोलते हैं।
एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, उसकी एक लंबी प्रक्रिया, लंबी चेन है। अपने को चेन का अभी कुछ ये करना नहीं है, क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, उससे अंदर ये तैयार होती है, एनर्जी तैयार होती है। लेकिन अपने को इसका इतना स्टडी नहीं करना है। अगर आपके कॉलेज में कर रहे तो हम उसके लिए, आप कमेंट्स में हमें लिखे, हम उसके लिए भी वीडियो बनाएंगे। अभी ये हो गया। अभी हम देखते हैं यहाँ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स यहाँ दिख रहे हैं, ये राइबोसोम्स है। स्मॉल ऑर्गेनल ऑफन अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, उसको ये अटैच्ड है। अटैच जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, दैट हेल्प्स टू क्रिएट प्रोटीन। ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये है, और ये प्रोटीन का निर्माण, ये आपको 3D में दिख रहा है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ये। तो इसके अंदर ये राइबोसोम्स खुरदर है, ये दिख रहे हैं एंडोप्लाज्मिक। और ये पूरा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये उसकी रचना ये नीचे दिख रही है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये क्या हो रहा है, प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, क्रिएट प्रोटीन्स। हाँ, और दूसरे जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वो लिपिड का निर्माण करते हैं, स्मूथ एंडोक्राइन रेटिकुलम। अभी जैसे यहाँ ये स्मूथ है, ये स्मूथ दिख रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्मूथ है, तो यहाँ फैट्स का निर्माण हो जाएगा। अभी और भी इसकी चर्चा हमने नहीं की थी, सेंट्रोजोम्स करके, ये सेंट्रोजोम्स। तो सेंट्रोजोम्स क्या है, ऑर्गेनल्स नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाजू में है, दैट हेल्प्स विद द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोट्यूबिल्स। माइक्रोट्यूबिल्स का प्रोडक्शन करते हैं। ये माइक्रोट्यूबिल्स या माइक्रोफिलामेंट, ये सेल जब डिवीजन होती है तब इसका काम आता है। तो सेल डिवीजन एक प्रोसेस अंदर होती है। एक जो प्रोसेस होती है माइटोसिस, माइटोसिस एक प्रोसेस, एक होती है माइटोसिस, और एक होती है मीओसिस। मियोसिस, मियोसिस नाम की एक प्रोसेस होती है, एक माइटोसिस नाम की प्रोसेस होती है। ये सेल डिवीजन, सेल का डिवीजन होना ही है, अपने को एक सेल से दो सेल बनने हैं, बाद में सेल के ये ऐसे बनने के बाद उसके टिश्यू बनने वाले हैं। तो सेल का माइटोसिस और मियोसिस जो होता है, तो माइटोसिस एक सिंपल डिवीजन होती है, एक सेल के दो बन जाते हैं माइटोसिस में। लेकिन मियोसिस जो होती है, मियोसिस के अंदर उसका जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो इस तरह से डिवाइड होता है। आपको थोड़ी जानकारी ये तो होगी, स्कूल लेवल पे हमने सीखा था कि एक्स और वाई जीन्स के बारे में हमने जब सीखा था, एक्स और वाई, ये मेल के अंदर के ये जीन्स क्रोमोसोम होते हैं, और फीमेल के अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं। और टोटल हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसकी चर्चा हमने स्कूल लेवल पे की थी। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं हमारी हर सेल बॉडी के अंदर। हमारे डीएनए 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। उस 46 क्रोमोसोम में 22 क्रोमोसोम्स ये ऑटोसोमल बोलते हैं, यानी बॉडी का फॉर्मेशन के लिए 22 क्रोमोसोम। और बॉडी लिंग निर्धारण बोलते हैं उसका, ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, फीमेल या मेल है, ये कैसे होता है, तो उसके लिए जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं एक्स वाई, एक्स और वाई ये सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, ये अपना लिंग निर्धारण पुल्लिंग स्त्रीलिंग को बताते हैं। तो ये जो क्रोमोसोमल, ये जो है 46 पेयर्स अपने अंदर जो है 46 का बना हुआ, अपनी सेल बॉडी में 46 क्रोमोसोम है। तो मियोसिस में क्या होता है, ये 46 के 23 के दो पार्ट बनते हैं। तो फीमेल के अंदर, फीमेल की जो ओवम है, ओवम में भी क्या होता है, ओवम भी सेल है, उसके अंदर ही जेनेटिक मटेरियल है। तो वहाँ 23 जो थे, 23 थे, उसके दो हिस्से बन गए, 23 46 के 23 बन गए। अब इस 23 के अंदर 22 प्लस एक्स, एक सेक्स क्रोमोसोम 22 प्लस एक्स। वैसे दूसरे के अंदर भी, दूसरा जो 23 वाला ग्रुप था उसके भी अंदर 22 प्लस एक्स, ऐसे उसका डिवीजन हो गया। एक ही सेल का दो सेल में डिवीजन हो गया, और हर एक के पास आधा
जो क्रोमोसोम का मटेरियल है, जो जीन्स का, वो आधा गया, आधा आधा गया। वैसे मेल के क्रोमोसोम में हो गया, वही हो गया। 46 के दो पार्ट बन गए, 23 और 23, और 23 के भी 22 प्लस एक्स एक बन गया, और 22 प्लस वाई, उसके पास एक्स और वाई ये दो रहते हैं। मेल के अंदर एक्स और वाई, जो सेक्स जो क्रोमोसोम्स है वो एक्स और वाई है। तो क्या हो गया, अभी फीमेल के यार 22 प्लस एक्स ये है, और मेल का जो है, मेल के भी दो बन गए ग्रुप, उसके पास भी 22 प्लस एक्स वाला अगर इसके साथ मिल गया तो 20, ये 46 बनेंगे। हाँ, 22 मिलके 44, और एक्स और वाई मिलके क्या बन गए, 46 बन गए। लेकिन उस 46 में एक्स एक्स आ गए, तो फीमेल का निर्माण हो गया। अगर वो 46 में 44 जो ऑटोसोमल वो थे, और एक्स और दूसरा अगर वाई आता था मेल से, तो एक्स वाई बन के एक मेल तैयार, मेल जनरेशन, मेल जीन्स, या मेल क्या बोले लिंग निर्माण होता है, पुल्लिंग निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है सेल डिवीजन की प्रोसेस, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस में सिंपल डुप्लीकेशन होता है, दो सेल्स पैदा होते हैं, उतना ही सब मटेरियल लेके, ये हमेशा बॉडी के अंदर चल रहा है, उतना ही मटेरियल लेके। लेकिन जो लिंग निर्धारण सेक्स के क्रोमोसोम्स रहते हैं, उसमें मियोसिस, यानी जब सेल का जो स्पर्म और ओवम का जो फर्टिलाइजेशन हुआ एक साथ आ गए, उसके पास उसके बाद जो होता है प्रोसेस, तो उस प्रोसेस में ये मियोसिस की प्रोसेस आती है। मियोसिस आती है, मियोसिस के बाद होने के बाद जो सेल चली गई आगे बन के गई है, जो पुलिंग या स्त्रीलिंग बन गया, उसके बाद भी बाद में माइटोसिस की प्रक्रिया चालू रहती है। एक सेल के दो, दो सेल के तीन, 46 वाले सब चालू हो जाए, तो माइटोसिस, हमारे अंदर ये माइटोसिस चालू होते हैं। और सेल डिवीजन में जेनेटिक लेवल पे क्या होता है, मियोसिस होता है। तो ये थोड़ा हम अलग से इसके बारे में देखें अभी। तो तब ये सेंट्रोमियर जो है, सेंट्रोजोम, वो उस वक्त काम करता है। हाँ, यहाँ स्पिंडल और माइक्रो एलिमेंट, माइक्रो फिलामेंट, जो इसका जो हाफ हाफ का जो बनेगा इसके अंदर, उसको एक बाजू में लेके जाने के लिए ये फिलामेंट की जरूरत होती है। तो ये फिलामेंट ये सेंट्रोमियर से तैयार होते हैं, फिलामेंट। हाँ, इसका जो आधा आधा हम बोले ना, आधा न्यूक्लियस का जो मटेरियल का आधा आधा पार्ट होगा, वो एक पोल पे जाएगा, दूसरा दूसरे पोल पे जाएगा, इस तरह का जो डिवीजन आगे होगा, उसके लिए सेंट्रोमेयर, सेंट्रोसोम की जरूरत होती है, फिलामेंट्स की जरूरत होती है। तो इस तरह से हमने देखा इस चित्र को, इस डायग्राम को। अभी हम थोड़ा इसको और भी, तो फिर से एक बार यहाँ भी देखते हैं हम लोग, ये ह्यूमन सेल, इसके क्या हो गया, दिखने में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक साइटोप्लाज्म, और क्या दिख रहा है उसका, ये ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस, ये सब न्यूक्लियस, और ये बाकी के ऑर्गेनल्स दिख रहे हैं, सब ऑर्गेनल्स दिख रहे हैं। ये जो साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनल्स होते हैं। हाँ, साइटोप्लाज्म के अंदर ये साइटोस्केलेटल, यानी उसकी पूरी रचना जो बोलते हैं वो है साइटोप्लाज्म के अंदर, वो ऑर्गेनल्स है। और ऑर्गेनल्स भी हम देखते हैं, वैसे तो ऑर्गेनल्स में ये न्यूक्लियस भी आएगा, और बाकी ऑर्गेनल जो है इसमें हम देखते हैं, तो ऑर्गेनल्स कौन से हैं, तो एक माइटोकॉन्ड्रिया है, एक राइबोसोम्स है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी एपरेटस है, और लाइसोसोम्स है, और ये वैक्यूल्स भी है। हर एक का फंक्शन आपको मालूम है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, इसका प्रोडक्शन हो रहा है, एनर्जी। हाँ, राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहे हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जहाँ राइबोसोम्स वहाँ प्रोटीन सिंथेसिस का काम कर रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस और मॉडिफिकेशन का काम। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वह लिपिड सिंथेसिस होता है, डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है। बाद में हमने देखा गोल्जी एपरेटस, वो क्या कर रहा है, पैकेजिंग का काम, सॉर्ट ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स को सॉर्ट आउट करते हैं, उनको अलग अलग पैकेज करके भेज रहे हैं। लाइसोसोम्स,
लाइसोसोम्स क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं डेब्रिस, पैथोजेंस एंड ओल्ड, ये हमने देखा कि क्लिनसिंग का प्रोसेस उसके साथ ये चल रहा है लाइसोसोम। और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को अलग से यहाँ दिखाया है। न्यूक्लियस के अंदर उसको भी न्यूक्लियर एनवलप है, यानी उसका भी मेम्ब्रेन है। हाँ, उसका भी मेम्ब्रेन है। उस मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, क्रोमैटिन, जो हम डीएनए मटेरियल बोलते हैं वो है। और उसको बाकी मदद करने वाला इसके अंदर न्यूक्लियोलस है। इसको केंद्रक, ये न्यूक्लियस यानी केंद्रक है, और इसको केंद्रकी बोलते हैं, केंद्रकी, न्यूक्लियोलस। ये उसका भी और भी छोटा हिस्सा दिख रहा है। तो इस तरह से इसको हमने देखा। अभी फिर से एक बार हम विजुअल विजुअल समरी, एक ही नजर में अपने सामने एक कुछ की शब्द आने हैं। तो की स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, हाँ, तो क्या बोल रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर डायनामिक फ्लूइड स्ट्रक्चर है, वो फ्लूइड की एक स्ट्रक्चर है। हाँ, उसके साथ सिलेक्टिव परमिएबिलिटी है, और ये कंटेन्स प्रोटीन्स फॉर ट्रांसपोर्ट एंड सिग्नलिंग। तो ये कंटेन्स प्रोटीन एंड ट्रांसपोर्ट एंड सिग्नलिंग हमने देखा था ना उसके फंक्शन में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, मेम्ब्रेन के फंक्शन में देखा था, ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन था, सिग्नलिंग था। ये देखा था, ट्रांसपोर्टेशन, सिग्नलिंग और मेटाबॉलिज्म को देखा था। तो ये सब कहाँ है, तो हम लोग देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये काम कर रहा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के काम में मेटाबॉलिज्म आएगा, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है, सिग्नलिंग है और ट्रांसपोर्ट का काम है, वो कर रहा है। अभी साइटोप्लाज्म, जो अंदर का साइटोप्लाज्म है, वो फ्लूइड है। हाँ, और कंटेनिंग ऑर्गेनल्स, उसके अंदर ऑर्गेनल्स है। हाँ, उसमें साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स भी है, जो माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूबिल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ऐसे बोल रहे हैं। इसका हमने ज्यादा, इसके बारे में कुछ ज्यादा किया नहीं है, लेकिन अभी लास्ट में मैंने बताया माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूबिल्स, ये ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर होती है, और वो उस वक्त काम आते हैं, सेल डिवीजन में भी काम आती है माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूबिल्स। और वैसे भी और भी कुछ नाम है उसके लिए, और भी उसके काम भी है, हम उसको अभी डिटेल में नहीं जा रहे। बाद में हम देखते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवलप है। जैसे सेल को डबल मेम्ब्रेन था, वैसे इसको भी डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस एनवलप है। कंटेन्स क्रोमैटिन एंड डीएनए, क्रोमैटिन एंड डीएनए है। और हाउसिस न्यूक्लियोलस फॉर राइबोसोम असेंबली, जो राइबोसोम है उसका एकत्रीकरण कैसे करना है। हाँ, और राइबोसोम के बाद इसके कैरेक्टर्स निकल आते हैं, तो उसको ये न्यूक्लियोलस वहां अंदर बैठ के ये काम कर रहा है, आपके राइबोसोम की भी पेयर कैसे होनी चाहिए। बाद में हम देखते हैं क्रिटिकल ऑर्गेनल्स। उसमें कौन कौन आएंगे, बाकी के माइटोकॉन्ड्रिया, जो एनर्जी प्रोडक्शन का काम करते हैं, एटीपी का काम। राइबोसोम्स क्या कर रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, वो प्रोटीन और लिपिड की प्रोसेसिंग कर रहा है। इसको आप अभी याद भी होगा, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमने बोला। गोल्जी एपरेटस प्रोटीन का पैकेजिंग कर रहा है, और लाइजोसोम्स है, वो सेल्यूलर वेस्ट मैनेजमेंट कर रहा है। लाइजोसोम डेब्रिज वगैरह सब क्लीन कर रहा है वहां से। अभी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो है, वो जैसे अभी अभी हमने बोला था, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, उसमें पैसिव है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, मॉलिक्यूलर एक्सचेंज है, जो सोडियम और पोटेशियम आयन का बोलते हैं। इसमें और भी हमने देखा था कि डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है। ये भी देखा था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, ये सब हमने देखा था। अभी मेटाबॉलिज्म में एनर्जी प्रोडक्शन होगा, और उसमें एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है, टोटल मिलके मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस में आते हैं, ये होता है। बाद में हमने सेल्यूलर कम्युनिकेशन के लिए भी सेल काम करती है, सिग्नल रिसेप्शन और ट्रांसडक्शन पाथवे, यानी अंदर अंदर के भी सिग्नल, उसको बाहर एक सेल से दूसरे सेल की तरफ भी सिग्नल करना है, और अंदर के मेटेरियल को भी सिग्नल देना है। तो सिग्नलिंग प्रोसेस, कम्युनिकेशन प्रोसेस भी सेल का एक फंक्शन है। अभी जो मैं आगे की जो बात बोल रहा हूँ, ये आपके सिलेबस और एनाटॉमी फिजियोलॉजी के पेपर वाली बात नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं पहले ही बोल रहा हूँ। हम अब एक एस्पेक्ट, कौन सा, हमें इसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की ज़रूरत का एक्यूपंक्चर में है, तो हमें उस व्यू से देखना है अभी ये सेल को, उस व्यू से देखना है सेल को। ये कोई आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी के पेपर में ये नहीं आएगा कि सेल का माइटोकॉन्ड्रिया यानी कौन सा एलिमेंट है, ये नहीं है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम एनर्जी के लेवल पे देख रहे हैं, 5 एलिमेंट्स को देख रहे हैं, तो हर एक
एलिमेंट वहाँ सेल के अंदर भी कैसे प्रेजेंट है, सेल के बाहर टिश्यू में या ऑर्गन में भी हम देख रहे हैं, ऑर्गन में भी एलिमेंट्स का जो काम चल रहा है 5 एलिमेंट्स का, तो उस एस्पेक्ट से हमें सेल को भी देखना है। तो ये आपके सिलेबस और आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी के पेपर के लिए, ये जो बोल रहा हूँ वो पेपर के लिए नहीं है, आपकी कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए, थॉट प्रोसेस को बढ़ाने के लिए ये आगे की बात मैं बोल रहा हूँ। तो अभी आप देखेंगे कि जो 5 एलिमेंट्स की चर्चा होती है तो वुड एलिमेंट, तो सेल के लिए आप वुड एलिमेंट सेल के अंदर कहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है, ये कैसे हम समझाएंगे? वुड एलिमेंट सेल के कौन से पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कैसे देखेंगे? तो देखो वुड एलिमेंट की जो कैरेक्टर्स है, अभी आपके कॉलेज में अगर उसके ऊपर चर्चा हुई होगी, डिस्कस किया होगा या पढ़ाया होगा। तो वुड एलिमेंट, वुड क्या है? वुड स्टार्टिंग ग्रोथ है, ग्रोथ है। वुड एडेप्टेशन है, वुड एक एडेप्टेशन है, एक फ्लेक्सिबिलिटी है। आप पेड़ के ब्रांचेस को देखते हैं, टहनियाँ को देखते हैं, ब्रांचेस को, जो ब्रांच क्या करते हैं, फ्लेक्सिबल रहते हैं, जिस दिशा में जाना है, कैसे जाना है, वो अपने आप को, अगर उसको सनलाइट, सूर्य प्रकाश को लेना है तो कैसी वो अपना मार्ग कट ये करती है, अपनी ज़रूरतें पूरी करती है, बराबर है। तो ये वुड एलिमेंट ये सेल की ग्रोथ में दिखता है, सेल की ग्रोथ जो है वो वुड एलिमेंट वहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है, सेल की ग्रोथ। और फायर एलिमेंट को देखते हैं, तो ये ग्रोथ के बाद फायर एलिमेंट क्या है? तो एनर्जी है, कम्युनिकेशन है, ये फायर एलिमेंट है। तो वहाँ सेल के अंदर की माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये फायर एलिमेंट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया है जो इधर काम कर रहे हैं, एनर्जी का निर्माण कर रही है, फायर एनर्जी का निर्माण हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया है। बाद में हम देखते हैं कि जो अर्थ एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट क्या हो सकता है? अंदर की जो न्यूट्रिएंट की प्रोसेस है, न्यूट्रिएंट को लेना या न्यूट्रिएंट जमा करके रखना, ये सब जो है वो क्या है? अर्थ एलिमेंट। बाकी मेटल एलिमेंट क्या रहेगा? तो मेटल एलिमेंट स्ट्रक्चरल बाउंड्री सेल की जो है वो बाउंड्री है, सेल की बाउंड्री है, या उसके अंदर हर ऑर्गेनल्स की, माइटोकॉन्ड्रिया की बाउंड्री है, गोल्जी एपरेट्स की बाउंड्री है। तो सब जगह वो कौन सा एलिमेंट काम कर रहा है? तो ये मेटल एलिमेंट काम कर रहा है उसकी बाउंड्री के लिए। बाद में आगे जाते हैं वाटर एलिमेंट। तो वाटर एलिमेंट सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि वाटर क्या करता है? वुड को निर्माण करेगा ना आगे की ग्रोथ को, तो आगे जो भी फॉर्मेशन होगा उसके लिए कौन है? ये वाटर एलिमेंट, जिसके पास जेनेटिक स्टोरेज है, रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन की सब जो रिप्रोडक्शन सेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव जो कैरेक्टर है रिप्रोडक्शन का, उसको कौन डिनोट करेगा? तो वाटर एलिमेंट। वो क्या करेगा? तो आगे जाके ग्रोथ यानी वुड एलिमेंट को तैयार करेगा, सेल की ग्रोथ हो जाएगी। तो सेल का जो आगे जाके मल्टीप्लिकेशन होना, सेल का एक्सपांशन होना, ये सब कैसे? स्टार्टिंग में वो मटेरियल कहाँ है? तो वाटर एलिमेंट में। वाटर, इसको सबको वाटर से शुरुआत हो जाएगी, वाटर एलिमेंट से शुरुआत। वाटर इज अ सोर्स पॉइंट है, सोर्स है, तो यानी जेनेटिक मटेरियल वो काम कर रहा है। तो जेनेटिक मटेरियल या रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस सेल के अंदर वो कौन एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट डिपेंड, कौन सा एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है? तो वाटर एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से हमने जो अभी दिया, जो बोलते गए, उसको थोड़ा अभी हम क्या करते, एक सिस्टम से स्क्रीन के ऊपर अभी हम लोग देखते हैं कि आपको भी नोट्स निकालना अच्छा हो। मैं तो ऐसे बोलते गया, तो कुछ मुद्दे ऐसे भी हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, कभी लिंक आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि बोलने में कभी कभी लिंक नहीं रहती है, ये भी हो सकता है। तो अभी हम एक सिस्टम से एक लिंक बना के हम आगे बढ़ेंगे, स्क्रीन पे हम शेयर करते हैं। और बाद में हमने ये भी देखा वुड एलिमेंट, वुड एलिमेंट कैसे सेलुलर ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, एडेप्टेशन सेल के अंदर उसको रिप्रेजेंट। फायर एलिमेंट एनर्जी एंड कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अर्थ एलिमेंट न्यूट्रिएंट प्रोसेसिंग को, मेटल एलिमेंट स्ट्रक्चरल बाउंड्रीज को, वाटर एलिमेंट जेनेटिक स्टोरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमने अभी देखा था।
तो अभी इस तरह से हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया है, और जरूरत पड़ती है आपके कॉलेज में अगर इससे और कुछ नया, कुछ नई इंफॉर्मेशन, कुछ आगे का सिखा रहे, तो उसके लिए आप हमें कमेंट में लिखेंगे, तो हम इसका आगे का वीडियो भी इसके साथ बनाएंगे। और ये चैनल आज अगर पहली बार आए हो तो आपको ये तो बात बोलने की नहीं है, आप सब्सक्राइब करेंगे जरूर, या और इसको शेयर या लाइक लाइक करेंगे। आपके ग्रुप में, आपके कॉलेज के ग्रुप में भी इस वीडियो को आपको ये करना है। पहले के 2 वीडियो भी आपको देखने हैं अगर नहीं देखे हैं तो। और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।